थैंक यू जी। आज हमारा 13वां लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है ये वेस्ट वर्सेस रेस्ट लेक्चर सीरीज़ का। हमने ये सीरीज़ शुरू की थी इस सवाल का जवाब देने के लिए कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द ग्रेट डाइवर्जेंस। वाई इज़ इट सो कि दुनिया में चंद मुल्क अमीर हैं और बेशतर ममालिक जो हैं वो गरीब हैं, और जो अमीर मुल्क हैं उनमें से तकरीबन सबका ताल्लुक वेस्टर्न यूरोप से है, और गरीब मुल्क हैं दे आर ऑल ओवर द प्लैनेट। एंड नॉट ओनली दैट द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट एग्जिस्ट, इट कंटिन्यूज टू ग्रो। इस सवाल के जवाब के लिए हमने जो इंसानी माशरा है, इंसानी तहजीब है, उसकी तारीख़ पर नज़र दौड़ाई और ये कंक्लूजन निकाला कि पिछले 2 लाख साल में इंसान ने पैदावारी हवाले से 3 अदवार को जन्म दिया। पहला हंटिंग गैदरिंग का, दूसरा एग्रीकल्चर का, और तीसरा इंडस्ट्री का। हर दौर में इंसान ने तरक्की की, एवोल्यूशन हुई, इजादात हुई, लेकिन एक एज से दूसरे एज की जो ट्रांजिशन थी that was not linear. That required a quantum leap. That required a qualitative change. That was accomplished only through a paradigm shift. और हर पैराडाइम शिफ्ट के बाद इंसान ने एक नया सिस्टम ऑफ सोसाइटी बनाया, एक नया सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बनाया, और इंसान की जो आबादी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो की। जो पहला पैराडाइम शिफ्ट था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर, दैट टुक अबाउट 10,000 ईयर्स टू कंप्लीट। उसमें पहले 5,000 साल में जो बेस थी, एग्रीकल्चरल बेस, वो वजूद में आई, वो प्रोडक्टिव हुई, एफिशिएंट हुई, और उसके बाद जो अगले 5,000 साल में उस इकोनॉमिक बेस की बुनियाद पर इंसान ने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनाई। एंड टुगेदर दिस प्रोडक्टिव बेस एंड दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, they defined the agricultural archetype of civilization। जो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन का जो बेसिक यूनिट है, उसका जो प्रोटोटाइप है, वो इन दोनों चीज़ों ने डिफाइन किया। जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, दैट इज़ ओनली 500 to 800 ईयर्स ओल्ड, और अगरचे इसके जो बुनियादी खदोखाल हैं वो अब सामने आ चुके हैं। फर्स्ट, द डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस transition is that this time around the system of society came into being first, and that system of society then gave birth to a system of production. But it's a new order, new paradigm, and it is still evolving. हमने अपने जो lectures हैं, 12 lectures में अभी तक, we looked at the rise of the West, the attempts of the rest to catch up with the West। उसमें हमने 5 माशरों का जिक्र किया, रूस का, चीन का, जापान का, मिस्र का और तुर्की का। और इन तमाम के तमाम लेक्चर्स में हमने एक ही थीसिस को मुख्तलिफ तरीक़े से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उस थीसिस का कॉर्नरस्टोन ये है that the modern industrial West is not an evolutionary form of the agricultural type of civilization. It is not just a new civilization, it's a new type of civilization. It represents a paradigm shift. This civilization is sui generis. और इस पैराडाइम शिफ्ट को सामने रखते हुए जो तब्दीलियाँ तमाम इंसानी माशरों में आई हैं, मगरिब में, और मगरिब के नतीजे में जो गैर मगरबी माशरे हैं वहाँ पे, और आने वाली दहाइयों में, सदियों में ये तब्दीलियाँ किस तरीके से और नुमायाँ होकर सामने आ जाएंगी, और ये जो माशरे हैं किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफ़ाइन होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, या ह्यूमन ऑर्डर जो इवॉल्व होगा इन कमिंग डेकेड्स एंड सेंचुरीज, उसके क्या खदखाल हो।
देखिए, जब भी इंसान कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करता है विच हेल्प्स हिम टू फ्लरिश, फिर वो चीज़ अनइन्वेंट नहीं हो सकती। अब जो मगरबी तहजीब है इसने इंसान को बहुत कुछ दिया। इसने जो हंगर थी दैट इज एलिमिनेटेड इन द वेस्टर्न सोसाइटीज। शॉर्टेज ऑफ कैलोरी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस ऑफ कैलोरीज इज। इसी तरीके से इस तहजीब ने जो डिजीज थी उस पे दे हैव ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड इट। और ये पहली दफा हुआ है इंसान की तारीख में कि सच ए स्मॉल portion of the population has accumulated so much wealth, so much power, and their system of society is also very attractive for all the rest of the world. And this combination has never happened before in history. And as a result, all the other societies, all the other civilizations, they're thrown into a crisis of confidence. They want to be like the West. They want to emulate it. Catching up has not been easy. वो उसको physically eliminate भी नहीं कर सकती. They cannot even ignore it because it is the first universal civilization. इसकी जो reach है, it is universal. Economic reach, political reach. So isolated existence, that is also not possible. So one way or the other, all these societies have tried to come to terms with the fact of the ascendancy of modern West. लेकिन ये जो उनकी काविश रही है मगरिब को समझने की, that really has not been all that successful. It's just like they were trying to solve a riddle which is wrapped in a mystery, which is inside an enigma, which is constantly changing. ये तह दर तह एक ऐसी मिस्ट्री है कि अभी तक जो गैर मगरबी मुआशरे हैं वो उसको समझने में नाकाम रहे। और कोई भी लेस एडवांस्ड, लेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने से ज़्यादा एडवांस, अपने से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझ सके। स्पेशली जबकि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जो एडवांस सोसाइटी है, दे हैव गॉन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल विच आर डिफरेंट देन योर्स। तो जब भी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज कोशिश करती हैं मगरिब को समझने की, they use their own old paradigm, old worldview, their own historical experiences. और वो अपने और मगरिब के दरमियान जो फ़र्क देखती हैं, फिर उसको अपने ही तजर्बात की रोशनी में एक्सप्लेन करती हैं। हम पीछे क्यों रह गए? हमने अपनी रिवायात छोड़ी। हम पीछे क्यों रह गए? हम अपने मजहबी अकायद पे उस तरीके से अब रासिख नहीं। हम पीछे क्यों रह गए? ये हमारे जो इज्तिमाई गुनाह हैं, ये उनका अजाब, या ये कि जो हमारे अकाबरीन हैं, हमारे जो लीडर हैं, अब वो उतने दयानतदार नहीं, या ये कि हमारे लोग ही साजिश करते हैं जिसके नतीजे में हम नीचे आ गए, या ये कि अगयार जो हैं वो हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ, या ये कि हम करप्ट हो गए, डिसऑनेस्ट हो गए, सो एंड सो फोर्थ। और इस तजिए के नतीजे में जो हल सामने आते हैं उनमें भी जो रेलिंग क्राई होती है वो एक ही होती है, लेट्स गो बैक टू द पास्ट। अगर हम माजी ही की रिवायात, माजी ही के
इंस्टीट्यूशंस, माजी ही के तौर तरीक़े, उनको दोबारा से रिवाइव कर लेंगे तो फ़र्क जो है मगरिब के और हमारे दरमियान ये कम हो जाएगा. एंड दिस हैज़ बिन द फर्स्ट instinct of all the civilizations. And nearly all of them went about doing the same thing, recreating the past. They tried it for several centuries, and all of them failed. And then some of them realized कि जो ग्रेट डाइवर्जेंस है उसकी वजह ये नहीं है कि हम पीछे रह गए, उसकी वजह ये है कि मगरिब आगे निकल गया. जब आप ये तज्जिया करते हैं कि हम पीछे रह गए तो आप उसका हल भी अपने माजी में तलाश करें, और जब आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम पीछे नहीं रह गए, मगरिब आगे निकल गया है, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि मगरिब के जो कामयाबी के राज हैं उनको दरियाफ्त करें. So when some of the civilizations, some of the societies, they came to this conclusion, उसके बाद ही मगरिब से सीखने का अमल वहां पे शुरू. And the first area in which they tried to emulate the West, learn from the West, वो था मैदान हर्ब, जंग के तरीक़े का. हथियार मगरिब से इंपोर्ट किए गए, वहाँ की तरह की फ़ौजें अपने अंदर बनाई गईं, टैक्टिक्स सीखे गए, लॉजिस्टिक्स सीखे गए. सेकंड स्टेज पे जो मगरिब से इंपोर्ट की गई उनकी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, नो हाउ. और थर्ड स्टेज पे जो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको कॉपी करने की कोशिश की गई. कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट्स हैं, स्टैंडिंग ब्यूरोक्रेसीज हैं, legal systems हैं. In these efforts to learn from the West, they've been ongoing for close to 300 years. And unfortunately, there are only 3 countries who in these 300 years can be said to have become truly modern and have caught up with the West. First is Japan, second Korea, and third would be China. And all 3 of these countries belong to East Asia. And for the rest of nearly 200 countries, for the most part, the gap between the rest and the West continues to grow. ये जो 3 मिसालें हमें सक्सेसफुल नज़र आती हैं, एटलीस्ट इससे एक बात ये एस्टैब्लिश होती है कि it is possible to catch up with the West. There was a time when even this proposition that you can catch up with the West, that was considered ludicrous. ये कैसे हो सकता है कि जो गैर सफ़ेद फाम अक़वाम हैं वो सफ़ेद फाम अक़वाम के बराबर खड़ी हो सके. The browns, the blacks, the yellows, it was thought that they could never catch up with the West. It is impossible. It is only the purview of the white man. Japan was the first country who broke this myth. It was the first country that modernized and industrialized and became a superpower. और अब चाइना के राइज के बाद एटलीस्ट ये जो मिथ थी ये डिस्पेल हो गई है कि दूसरी अक़वाम के लिए ये नामुमकिन है कि वो मगरिब के शाना बशाना आ जाए. और इन तीनों मिसालों से जो एक और बात सामने आती है वो ये कि not only it is possible to catch up with the West,
but it is also possible that you catch up with the West and you catch up in a manner कि आप जो अपनी तहजीब के जो बुनियादी असूल ज़वाबित हैं, आपकी जो अक़दार हैं, आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके एसेंस को प्रिजर्व रखते हुए आप जदीद हों और सनती भी हो जाए. Yes, you would have to transform those concepts, those precepts, those ideas, those institutions, but you can retain their essence. Japan, it modernized, but during the process it made sure कि जो excessive individualism है वेस्ट का वो हमारे माशरे में सराहियत न कर जाए. उनका जो कल्चर है उसमें छोटे बड़े की तमीज़ होती है, एक ख़ास तरीक़े से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है. And now Japan is modern, Japan is successful, but they still have retained that essence of their culture. Japan also did not want to dispense with this family unit. And they have succeeded. जापान मॉडर्न भी है, जापान इंडस्ट्रियल भी है, लेकिन वहाँ पे अभी फैमिली यूनिट भी बरकरार है. Chinese had centuries old concept of mandate of heaven. And the state, the emperor, was considered as a father figure, as a patriarch. And Chinese civilization has used those same concepts to come up with a patriarchal heavenly state. But this time it is not an empire, it is a nation state. So it is possible for other cultures, other civilizations, other societies कि वो अपने माजी का जो हेरिटेज है, अपना जो उनका हेरिटेज है, उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें और इस तरीके से उसको जदीद रंग दें कि मॉडर्न जो पैदावारी सलाहियत है वो हासिल कर सके और हर तरीके से मगरिब के शाना बशाना आ सके. So at least these three examples teach us, these lessons, that it is possible to catch up with the West, and it is possible to catch up with the West while keeping the essence of your identity. But while theoretically it is possible, anybody can catch up with the West, all societies can do that, but it is not inevitable. It is not going to happen that if you do nothing and let the events take their course, so over certain period of time going through small changes, evolutionary steps, all societies will eventually catch up with the West. That's not how it's going to happen. Theoretically possible, but not inevitable. To catch up with the West, you'll have to make a conscious effort and you'll have to take a quantum leap. Why? Because West is not the evolutionary form of an agricultural type of society, an agricultural system of production. It represents a paradigm shift. और उस पैराडाइम शिफ्ट को मुकम्मल करने के लिए आपको अपनी भी सोसाइटी को, अपनी भी तहजीब को उसी एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजारना होगा. So unless the society makes a conscious effort and not just simple reforms but a thorough process of transformation, then it's not going to be that all the societies will eventually catch up with the West. That's not how it's going to happen. इस जो कैचअप के अमल में जिन माशरों को सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी वो माशरे होंगे जिन्होंने कि अभी तक एक हंटिंग गैदरिंग की ज़िंदगी गुजारी. द रीज़न बीइंग कि उनके जो
सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर 2 degrees below that of the West in terms of productivity. And their system of society is 2 degrees below that of the West in terms of complexity. So they'll find it more difficult to make the transformation. और ये जो ट्रेंड है उसके साइंस ऑलरेडी हमें नज़र आते हैं. Sub-Saharan Africa is home to more poor people than all the countries of the world combined. There are more failed states in Africa than in any other continent. And by 2050, probably 1/4 of all human population would be African, and majority of them will be very poor. Agricultural societies would find it a little easier to catch up with the West. और उनमें से कौन सा माशरा कामयाब होता है, कितना कामयाब होता है, इसका दारोमदार 2 चीज़ों के ऊपर होगा. एक तो उस माशरे की अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यूज, यानी कि वो माशरा खुद कितना कोहेसिव है, वहाँ पे लेवल ऑफ ट्रस्ट कितना है, वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड और डिवाइडेड तो नहीं, और क्या उस माशरे में अपने आप को गवर्न करने की कोई रिवायात भी मौजूद रही हैं या नहीं. This would be the first criteria. And the second would be कि ये जो ट्रेडिशनल माशरा है उसमें कितनी सलाहियत है कि वो मगरिब से सीखे, मगरिब के इंस्टीट्यूशंस को कॉपी करे, आइडियाज़ को कॉपी करे, उसके वर्ल्ड व्यू को असिमुलेट करे. So depending upon these 2 factors, the agricultural societies would have a better chance to catch up with the West. जो Western countries हैं, they'll continue their march towards ever more power, ever more prosperity, ever more control over the physical environment. और ये जो 3 मुख्तलिफ तरीक़े के माशरे हैं, ये एक ही प्लैनेट पे एग्जिस्ट करेंगे, एक ही टाइम को वो शेयर करेंगे, एक ही जोग्राफी को, स्पेस को वो शेयर करेंगे, but they would be living in their own orbit, in their own domain. They'll be, हर तरीके से उनका एक जो स्फीयर ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, they'll be distinct from each other. वो ट्रेड करेंगे आपस में, वो एक्सचेंज भी होगी, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंस्टेंटेनियस होगी. मगर उसके बावजूद भी the possibility to change your station to make the quantum leap, that would be next to impossible. And this would give rise to a lot of disturbance, psychological pressures within those countries जो कि इस catch-up के process में कामयाब नहीं. They would be able to see that there exists a civilization which is rich, which is powerful, which has an alluring culture. We know all about it, but we can never be like them. And this failure, or बल्कि ये repeated failures, then these failures will give birth to different forms of conspiracy theories. हम इसलिए पीछे रह गए कि there are structural impediments, there are economic dependency theories and so on and so forth. मगर ये जो 3 तरह के माशरे हैं, ये एक ही कंटिन्यूम में होंगे और उसका एक ही बुनियादी क्राइटेरिया होगा कि
how much control are they able to exercise over their physical environment using theoretical knowledge and technology. Presence of natural resources, presence of population, that is not going to be the determining factor in the success. And in this civilizational order, it be global, और उसके अंदर एक ओवरऑल ऑल टुगेदर, इफ यू लुक एट द सिस्टम एज अ होल, तो उसके अंदर इतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी कि वो दुनिया के हर शख्स को, वो कहीं भी रहता हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में रहता हो, उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके, उसको बेसिक कैलोरीज प्रोवाइड कर सके, उसको तालीम दे सके, उसको सेहत की सहूलियात दे सकते, उसको शेल्टर की सहूलियात दे सके. So while all together they'll exist capacity in the system, but paradoxically it'll be more productive, more global, and yet more unequal. Humans are not moving towards a new utopia. Life will continue to become more fragmented, complex, and chaotic. और ये जो एक नई रियलिटी इमर्ज हो रही है कि मेजॉरिटी is poor, very few are rich and powerful, they coexist, but they cannot change their station. ये जो अभी reality है, that really hasn't sunk into the institutions of the current order. अभी जो institutions हैं, international institutions हैं, economics में, World Bank, IMF, WTO, पॉलिटिक्स में यूएन सिस्टम है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी में नेटो है. All these institutions came into being in the wake of Second World War. And they incorporate the realities of ideologically divided world. But in decades to come, half a century, maybe quarter of a century, these institutions are going to have to make adjustment that we live in a world which has a completely different structure. It has completely different set of problems. And these problems require completely different and radical type of solutions. And when that reality sinks in, then we'll come to the realization we no longer live in a bipolar world, we live in a multi-civilizational world. जब भी कोई पैराडाइम शिफ्ट होती है तो जो पुराना पैराडाइम है उसकी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व हो जाती, लेकिन हर पैराडाइम अपनी नई कॉन्ट्रडिक्शंस को भी जन्म देता. सो इन दिस न्यू पैराडाइम इन विच वी एग्जिस्ट, एंड दोज सोसाइटीज हैव मेड द ट्रांजिशन टू द न्यू पैराडाइम, वहाँ पे नए कॉन्ट्रडिक्शंस इमर्ज होने लगे. एंड सम ऑफ देम हैव द एबिलिटी टू थ्रेटन द एंटायर एडिफिस ऑफ सिविलाइजेशन ऑलटुगेदर. एक जो उन माशरों में कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज होनी शुरू हुई है वो ये कि माजी में जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पॉलिटिकल पावर होती थी
इकोनॉमिक पावर भी उसी के पास होती। इफ़ यू हैव पॉलिटिकल पावर, यू हैव कोएसिव पावर, आप ज़मीन कंट्रोल करते थे, और जो ज़मीन कंट्रोल करता था वो ही एक्सेस सरप्लस जो है उसको एक्यूमुलेट करके वेल्थ एक्यूमुलेट करता था। बट इन द न्यू पैराडाइम देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। इट इज़ द कंडीशन कि वो हर माशरे के शहरी को पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फराहम करता है। और उसके नतीजे में चंद लोग होते हैं कि इसका फ़ायदा उठा के वो एंटरप्राइज बनाते हैं, दे हार्नेस द नॉलेज ऑफ पावर ऑफ नॉलेज, एंड देन दे बिकम दे एक्यूमुलेट द इकोनॉमिक पावर। So in the new paradigm, the political power and the economic power, it concentrates on different sections of society. And once you have accumulated economic power, then one of the natural tendency is to protect it. And one of the ways to protect it is to by influencing the state institutions and the institutions of representative democracy, which in those countries are meant to protect the interests of all the citizens. And this erodes trust of the public in state institutions and institutions of democracy. And not all Western societies have been able to resolve this conflict. Another conflict, West progressed on the basis of reason. It rationalized Renaissance से शुरू होके फ्रेंच रेवोल्यूशन तक, और इसी रैशनलाइजेशन के नतीजे में फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जहाँ से पैदावारी सलाहियत में बेपनाह इजाफा हुआ। और जब ये दोनों अमल मुकम्मल हो गए, मुआशरा मॉडर्नाइज हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई। तो जैसे ही ये अमल शुरू हुआ है, there was a reaction against all this paradigm. And the age of reason and the age of enlightenment was followed by the period of romanticism. Suddenly man started to feel loss of meaning, loss of purpose, and the special place he had enjoyed in the cosmos. And during the period of romanticism, the focus shifted from reason towards emotion. Nature started to be idealized, and there was suspicion about science, about reason, and industrialization. Man had lost the metaphysical grounding for moral systems. So there was an effort during the same period कि जो moral systems हैं उनको reconstruct किया जाए, but not on metaphysical basis, on the same basis जिसके बुनियाद पे मुआशरा modernize हुआ था, industrialize हुआ था, that is on the basis of reason and human autonomy. There was even an effort to come up with a religion which is non-theistic, a secular religion. And despite these 200 years of effort, अभी तक जो मगरबी मुआशरे हैं, they really haven't come up with a new higher religion, nor have they found a solace in art, culture, or music, nor in any other ism or ideology. Life there basically is, it revolves around two things: ever more production and ever more consumption. Another contradiction that has emerged because of so much
knowledge that humans have accumulated, particularly scientific knowledge. And on the basis of that, उनकी जो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, they can manipulate their natural environment, natural resources very efficiently. And because of that, for the first time, अब humans वो बैरियर को टच करने लगे हैं कि जहाँ उनको एहसास हो रहा है कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट, और जो एनवायरनमेंट है इस प्लैनेट की वो फ्रेजाइल. And can a new symbiosis be created between human species and the biosphere? That's a question that is just beginning to be addressed. इस नॉलेज की ताकत के नतीजे में वहाँ के इंसान ने अपनी जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है उस पर भी कंट्रोल कर लिया. They can control the evolution of human beings themselves. How that is going to change life form, the definition of life, transhumanism, and the ethical questions related with this phenomena, they're just beginning to be asked, much less addressed. अच्छा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस न्यू पैराडाइम में, इट इज़ नॉट दैट वेस्ट इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस. वेस्ट इज़ अ रिफ्लेक्टिव सिविलाइजेशन. वो सोचती है अपने बारे में, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, वो जितने सवालात आते हैं उनके बारे में गौर फिक्र करती है, मुबाहिसा करती है, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है. दे फुली अवेयर कि there is a possibility of political dystopia, और जो large political federal units हैं they are faced with the possibility of breaking up. They know कि we created a market economy, and market economy has given birth to something they call market society, in which everything has become a commodity. And all human relations are now transaction-based. They are aware of the possibility of ecological collapse. They are aware of the possibility of loss of human solidarity. They are aware of the possibility of various forms of technology malfunction. And they may come up with solution to these problems as well. But for us, for the rest of the societies, at least we should be aware कि जब हम अपनी conscious effort करें to catch up with the West, तो वहाँ पे जो नए contradictions emerge होंगे, हम उनसे वाकिफ़ हों और अपनी जो evolutionary trajectory है वो इस तरीके से सेट करें कि हम किसी premature failure का शिकार ना हो. देखिए, गुज़िश्ता 500 साल में जब से वेस्ट का असेंट शुरू हुआ है और उसने दुनिया को कॉलोनाइज करना शुरू किया है, फ्रॉम जापान इन द फार ईस्ट to those communities who live in the Andes Mountains in South America, there has not been a single society जो कि मगरिब के मुकाबले में उखाड़ पिछाड़ का शिकार ना हुई हो और किसी ना किसी तरीके से उसको शिकस्त ना हुई. और उसके नतीजे में तकरीबन तमाम मुआशरों ने, तमाम मुल्कों ने और तमाम तहजीबों ने मगरिब के सामने घुटने टेक दिए और मगरिब को हर मामले में अपना इमाम तस्लीम कर लिया.
तमाम तहजीबों ने मां सिवाय इस्लाम। एंड देयर इज अ रीजन। देखिए, बाकी माशरों को, बाकी तहजीबों को मगरिब से सीखने के बाद अपने अंदर जो तब्दीलियां लानी होती हैं, उनकी नौइयत स्ट्रक्चरल होती है, इंस्टीट्यूशनल होती है। लेकिन मुसलमानों को मगरिब से सीखने के लिए बहुत से थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल मसाइल उनको भी हल करना। और फिर इन दोनों तहजीबों का एक ख़ास तारीख़ी पस मंज़र भी। From the 7th to the 17th century, for 1,000 years, दुनिया के अंदर दो ही तहजीबें थीं जो कि यूरेशिया के हार्टलैंड में और मेडिटेरियन थिएटर में एक दूसरे से बरसरे पैकार थे। They were fighting each other. They were trading with each other. They were learning from each other. They also had respect for each other, and they also had a lot of resentment for each other. These two civilizations, Christian Europe or Islam, for 1,000 years, they were in an ambivalent embrace. And for the most part, during these 1,000 years, Muslims, they had the dominant civilization. And this memory of success, this memory of dominance, this memory of superiority, that really hasn't left the Muslims. And during the same 1,000 years, क्रिश्चियन यूरोप ने जब रेनेसां के बाद अपने पेगन माजी को रिवाइव करना चाहा, वहाँ के अलूम को, वहाँ के फ़न को, वहाँ के आर्किटेक्चर को दोबारा से रिवाइव करके आगे बढ़ाना चाहा, तो क्रिश्चियन यूरोप की ये जो कोशिश है, it eventually came into conflict with the hegemony of the Catholic Church. Catholic Church had political hegemony. It had the hegemony to sanction people on the basis of religion, and it also had a lot of economic clout. So this effort of Christian Europe to learn from its pagan past came into conflict with the hegemony of the Catholic Church. And as a result, that civilization had to take a different evolutionary course. On the other hand, during the same period, मुसलमानों को जो कुछ भी मिला, उन्होंने जिस जिस शोबे में तरक्की की या कामयाबी हासिल की, वो अस्करी मैदान हो, वो मुआशी मैदान हो, वो तहजीब का मैदान हो, मुसलमानों को सब कामयाबी मिली है उनके मजहब की वजह से। And these two civilizations have a very different association with their religion. In Christian Europe, the Catholic Church became a barrier to progress. While for Muslims, उनको जो भी गलबा मिला है, कामयाबी मिली है, डोमिनेंस मिली है, वो उनको उनके मजहब की वजह से मिली।
मुसलमानों के लिए मजहब को छोड़ना इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजियस मैटर, इट इज जस्ट लाइक आस्किंग देम टू डिसमेंटल all the achievements of their civilization. And anybody who wishes to take these people forward would have to be cognizant of this history. And all these factors, कि मुसलमानों को मगरिब से सीखने के लिए स्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तो करनी ही पड़ेंगी, उनको मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, थियोलॉजिकल इश्यूज पे भी डिबेट करनी पड़ेगी, और उनका एक ख़ास माजी भी है। ये तमाम फैक्टर्स बहुत मुश्किल बना देते हैं मुसलमान तहजीब के लिए कि वो उतनी आसानी के साथ मगरिब से सीखें और आगे बढ़ें। अभी तक इन 300 साल में 3 रिस्पॉन्स मुसलमानों के सामने आए। फर्स्ट इज टू गो बैक टू द पास्ट। मुसलमानों के अंदर ऐसे तबकात हैं, वो उभरे हैं कि अगर हम दोबारा से माजी में चले जाएं, अपनी ही रिवायात को दोबारा से राइज कर दें, वो इनदारों को दोबारा से राइज कर दें, दोबारा से हमारा गलबा जो है वो वापस आ जाए। दिस हैज बिन वन रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स ये रहा है कि और तहजीबों के अंदर उभरने वाले ख्यालात, नज़रियात और इनकलाबात, हमने उनको अपना मशअल राह बना लिया। This has been the second response. And the third response is that Muslims should not even try to regain their power and glory and success. ये तबका कहता है कि अब मुसलमानों को दोबारा से गलबे की, कामयाबी की, दुनिया में डोमिनेंस की वो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। वो ये प्रीच करते हैं कि हम दोबारा से ये कोशिश करें कि हम कामयाब हों, गालिब हों, अरूज पे आएं। उसके बजाय हमें ये करना चाहिए कि हम अपने मज़हब का पैगाम उन लोगों तक ले जाएं, those who are already successful. And these have been the 3 streams. Those who look to the past, those who look to the ideologies and revolutions of other civilizations, and those who have given up altogether. देखिए 7वीं सदी में इस्लाम तलू हुआ अरब से, और उसके बाद इस तहजीब को परवान चढ़ाने में बहुत सी अक़वाम ने अपना किरदार अदा किया। पर्शियंस ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स दिए, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर दिया, और दूसरी तहजीबों से सीखने के अमल को शुरू किया। क्रूसेडर्स की इन्वेजन के बाद और तातारियों की शिकस्त के बाद टर्क्स ने दोबारा से एक नई एम्पायर की बुनियाद रखी। But this time around, the challenge faced by Islam is more ominous than all the threats that it has faced in the past. This time, the threat is existential.
और आने वाली सदियों में तहजीब इस्लामी की रहनुमा वो कौम होगी जो कि रीज़न और रेवलेशन के सिंथेसिस से इस चैलेंज का मुकाबला कर सके, और रीज़न और रेवलेशन के सिंथेसिस से एक ऐसी तहजीब को जन्म दे सकेगी कि जहां मटीरियल अबंडेंस भी होगी, जहां आपके जो इखलाकियात हैं उनको मेटाफिजिकल बुनियाद भी फराहम होगी, और जहां जिंदगी सिर्फ डे टू डे मटेरियल एग्जिस्टेंस तक महदूद नहीं होगी, बल्कि वहां इंसान को जिंदगी का जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसको रियलाइज करने के मौके भी मैसर हों। और जो भी मुसलमान मुआशरा रीजन और रेवलेशन के सिंथेसिस से एक ऐसी नई तहजीब को जन्म दे सकता है, वो खुद भी एक नए एवोल्यूशनरी टेंजेंट पे होगा। वो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों के लिए मशाल राह साबित होगा, बल्कि पूरी बने नौ इंसान को वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का एक ऐसा वर्जन देने में कामयाब होगा जो कि लेस मटेरियलिस्टिक और मोर ह्यूमेन होगा। These 13 lectures have been an effort to take the first step towards this synthesis. And as a Pakistani, ये मेरी ख्वाहिश होगी और ये मेरी कोशिश होगी कि ये सिंथेसिस फिर हमारे अपने माशरे पाकिस्तान से सामने आ सके। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर के लिए आपको Assalamu alaikum. Thank you, Sardar Saab, for being here and for valuable points that you have made today. I am Hassan, and I have a question that हम कैसे एज अ स्टूडेंट जो है या एज अ प्रोफेशनल हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं वेस्ट के साथ कैचअप करने के लिए। दूसरा ये कि कीपिंग इन व्यू दैट आर कल्चरल वैल्यूज़ एंड रिलीजन वैल्यूज़ आर पर उसको जो है वो उसी तरह डिटेन रहे। तो इस पे थोड़ा सा थैंक यू, आप इस पे आंसर कर दें। ऐसे कि जो आपके कल्चर का वैल्यूज़ का है, you would retain their essence, not their form. Form बदलती रहती है, but essence can be retained and it can be transformed. That's what other civilizations have done, and that's what we'll have to do too. You do not have to insist too much on the form. Once we make this transition, when we understand that, things will be easy. थैंक यू सर। एक तो मेरा छोटा सा कमेंट है कि कहीं ये ना हो कि वेस्ट कहीं आगे इतना चला जाए कि वो अर्थ छोड़ के मरीख पे चला जाए और हम यहाँ रह जाएं, तो इसके ऊपर ज़रा कुछ बताइए। दूसरा, आपकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक करती हूँ, मैंने आपके सारे लेक्चर सुने हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत बेसिक, शायद उसने नोट्स में मेरी खोल दी हैं, लेकिन मैं एक जगह पर आके फंस जाती हूँ, वो है आपकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शन। आप वेस्ट को डेफिनेटली एक सक्सेसफुल मॉडल समझते हैं, आपने हमें भी इसी बात पे समझाया है, लेकिन बिल्कुल एंड पे आके फिर रिलीजन अगर एक सिविलाइजेशन है तो मैं तो इस बात से कन्विंस नहीं हूँ। समहाउ आई डोंट नो 1000 ईयर्स पहले हमने कैसे, इस्लाम कैसे, कौन सी सिविलाइजेशन थी अरब में, मुझे कोई ऐसी सिविलाइजेशन प्रॉपर नहीं मिली, और जिस तरीके से रिलीजन फैला वो बहुत एक अपने में एक क्वेश्चन है, तो उसकी सिविलाइजेशन से मुझे अटैचमेंट नज़र नहीं आती। तो उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि उसी को हम फॉलो करके हम कोई एक नया इंडस्ट्री के साथ हम कोई ये कैसे हम मैनेज करेंगे, मैं इस बात को समझने से बिल्कुल। और पाकिस्तान, सॉरी, हम पाकिस्तान में भी दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी मल्टी सिविलाइजेशन, हम एक तरफ हंटिंग गैदरिंग में रहते हैं, कहीं हमें
मिलती है। अगर आप लाहौर में एंटर हो तो वो जो खेत हैं वो मुझे तो लगता है अभी तक वो बेचारे उस तक पहुँचे ही नहीं अगली इंडस्ट्रियल। फिर फैसलाबाद या लाहौर या कराची चले जाएं तो वहाँ पे थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नज़र आ जाती है। तो हम तो ऑलरेडी मल्टी सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम मेरा ख्याल में रैशनलिज्म से ज़्यादा है। अगर आप इस क्वेश्चन को इसका आंसर करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। जो आपका पहला क्वेश्चन है या कमेंट है कि Arabs did not have a civilization. That's precisely the point I made. Arabs had no civilization. They were not a civilized people. What made them civilized? Religion. Turks, they were nowhere in history. Now, Islam is a basic part of their identity. What made them a great power? Islam. We have a different relationship with our religion than the West. Persians, yes, they had an empire before, and they contributed towards the building of the civilization of Islam by contributing their genius and their energy. But these two other people, they had no past. So, for us, religion has been part of the building of the civilizational edifice. दूसरा आपका सवाल था कि हम पाकिस्तान में ऑलरेडी यहाँ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ भी हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ भी, इंडस्ट्रीज़ भी हैं. नो, we are in the middle tier. We are an agricultural society that has made few reforms here, few reforms there. We have not gone through the process of transformation. Whatever you see are very minor, localized, and prone to reverses. So, we are in the middle tier of the multi-civilization world. We are an agricultural society that did quite good in the first 25 years, but not so good later on. Best hai, again, you rightly said, okay, they are on a different evolutionary path. And the difference continues to grow between other societies and the West, and it is possible that if this planet becomes inhabitable, ecological crisis, too much population explosion in Africa or Asia, who knows, they may leave the planet. But that would be possible only for them, not for us. सर, पहले तो बहुत सारा शुक्रिया आपका. मुझे वाकई में इस बात का दुख है कि अब ये आपका एपिलॉग है या आपका लास्ट लेक्चर है. उम्मीद है कि आप ये सिलसिला जारी रखेंगे किसी न किसी शक्ल में. ये कोशिश होती रही है. सर सैयद ने ये कोशिश की. उसके अलावा हम अगर देखें तो नदवा भी इस कोशिश का एक शक्ल थी इंडिया के अंदर कि ये जो सिविलाइजेशंस हैं इनको इस तरह से मर्ज किया जाए कि एक कोई बेहतर मॉडल सामने आ सके. और मुझे 2-1 साल पहले एक प्रोफेसर हैं लम्स के डॉक्टर बासित कौशल, उनका भी इसी तरह सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में सीखने का मौका मिला. और उनका भी बेसिकली थीसिस यही था कि इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि अपनी ट्रेडिशन, अपनी रिवायात और उनको सामने रखते हुए जो आज की दुनिया है उसके साथ कोई कोलैबोरेशन की जाए. और उसके लिए सबसे पहले आपको वो मॉडल चाहिए, जिस थॉट मॉडल चाहिए या जो भी आपका
आइडियोलॉजी है वो चीज़ आपको चाहिए जिसके ऊपर आप बाकी चीज़ों को बेस कर सकें. तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ सोची भी जा रही है, इसके ऊपर बात भी की जा रही है, कोशिश भी कहीं ना कहीं की जा रही है. कौन सी वजह है कि ये अभी तक ये कहीं पे हमें ये चीज़ कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही? वो बेसिक एक फॉल्ट या मसला कहाँ पे आ रहा है? देखिए, जो अभी तक कोशिश की है हमने और तहजीबों ने भी की है, तो यह है कि जो कोशिश हुई 150 साल पहले, उस वक्त तक बहुत से ऐसे कामयाबी की मिसालें मौजूद नहीं थी. 100 साल पहले भी only country you could think of at the time around 1920s was Japan, probably, that was catching up. But only after Second World War, अब 75 साल जब तमाम मुल्क दुनिया के तकरीबन आज़ाद हो गए, या दूसरी जंग अज़ीम के बाद या जो कुछ थोड़े बहुत रह गए थे वो 1960s, and a new civilization has caught up with the West, much older than ours, China. So इन तमाम तजर्बात से भी सीखने की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ वाई हमने उन 5 तजर्बात का भी यहाँ पे जिक्र किया. अब आपका ये सवाल कि ये सिंथेसिस अभी तक इमर्ज क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जो अभी तक 3 सोच के धारे सामने आए हैं, गो बैक टू द पास्ट और move forward by learning from the experiences of other civilizations, वहाँ की ideologies, वहाँ के revolution से. और तीसरा है give up hope altogether. आप इन तमाम तीनों के तीनों जो आप ज़ाविया नज़र हैं उनको देखिए, 3 उनको टेस्ट से गुजारिए. टेस्ट ऑफ universal applicability, test of logical consistency, and test of historical evidence. जब तक कोई भी सिंथेसिस इन 3 टेस्ट को पास नहीं करता, वो आपके लिए मुस्तकबिल के लिए सही लायमल मुतय्यन नहीं कर सकता. So, if you come across all the ideas of the past, of the present, make sure they pass these 3 tests. अगर वो कोई ऐसा हल तजवीज़ देते हैं जो कि मुसलमानों के लिए तो है, बाकियों के लिए नहीं है, it does not pass the test of universal applicability. सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी अगर उसकी बातें हैं, लॉजिक के खिलाफ जिसके अंदर बातें हैं, तो इस कायनात में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो फिजिकल स्फीयर में हो या इवन सोशल स्फीयर में, इट कैन नॉट लास्ट फॉर दैट लॉन्ग. और जब भी कोई आपके सामने सोल्यूशन आता है, मेक श्योर कि उसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी है. तो वो हल ही कामयाब होगा जो कि इन 3 शराइत के ऊपर पूरा उतरेगा. थैंक यू सरदार साहब, आपके कंसिस्टेंसी का और रेगुलर एक थॉट प्रोसेस देने का. अच्छा, मेरे एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. वो ये कि एक तो जो आपने कहा कि अरब वर नॉट सिविलाइज्ड, दैट्स ट्रू. नाउ दे आर नॉट, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. दे वर सिविलाइज्ड बाय इस्लामिक वैल्यूज, देयर इज नो डाउट इन दैट. बट ईरान वाज सिविलाइज्ड व्हेन दैट वाज इस्लामाइज्ड. So they were not civilized because of Islamization, but they were civilized before that. तो civilization इस region में, ये फिर आप ये रूल मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करते रहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, this is not only the Islam which civilized them. I'm not against Islam उस thought process को. वो तो एक civilization ने चूँकि फैलना होता है, अब एक जो भी पावरफुल होती हैं वो तो फैलनी होती है. एक तो ये, तो एक ईरान का जो केस था, that is a little bit contradiction to that,
कि इस्लाम ने ही उनको सिविलाइज किया रदर देन, एक तो ये। दूसरी बात ये कि जो सिंथेसिस हम बना रहे हैं कि जो रिवलेशन की और इसकी, और आपने जो आखिरी में बड़ी अच्छी बात की मेरे मुंह से आपने कि जो 3 टेस्ट हैं जो हम अप्लाई करते हैं, अब अगर हम इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस्लाम कि अगर हम रिवलेशन को और रीज़न को लेते हैं तो कौन कौन सी सोसाइटी या हिस्ट्री में कौन कौन सी सोसाइटी में हमने इसको अप्लाई किया है और उसमें वो रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं बीइंग इस्लामिक सिविलाइज्ड सोसाइटी, इस्लामिक सिविलाइजेशन की, तो वहाँ हमें नज़र, मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता। आई एम वेरी लिमिटेड नॉलेजेबल इन दैट रिगार्ड। तो एक तो ये अगर आप काइंडली 2 चीज़ें, थैंक यू वेरी मच। देखिए जो पर्शियंस है वो ऑलरेडी मैंने अपने डिस्कशन में कहा था कि दे ऑलरेडी वर सिविलाइज। तो अरब्स एंड टर्क्स आर दोज के हु हैड नो हिस्ट्री, दे सिविलाइज नहीं थे। और पर्शियंस ने जो उनकी ट्रेडिशंस थी वो उन्होंने कंट्रीब्यूट की टुवर्ड्स दी इस्लाम की बिल्डिंग। जो रीज़न और रेवलेशन है, आपने सबसे पहले इन दोनों को अलग करना। There are areas in which you have to build upon reason, and there are areas on which you'll have to build upon revelation. That is the first step. Once you build those things कि जिनका दारो मदार अक्ल पे होना चाहिए और अक्ल पे उनका आप बुनियाद नहीं रखते, और वाइस वर्सा, that's where leads to the confusion. So build a synthesis, you'll first have to separate these 2 spheres, reason and revelation. Build upon reason, what is reasons? And build upon revelation, what is revelations? आज के दौर में जो ज़्यादातर उलूम हैं उनकी बेसिस रीज़न। All physical sciences and most of the social sciences as well. And we'll have to accept that reason and experimentation is the basis of those knowledge. And revelation, that you'll have to use where that is necessary. Mostly आपका जो moral domain है उसके अंदर। So synthesis में उस तहजीब के अंदर वो synthesis होगा कि वो जो अक्ल के मामलात हैं उनको अक्ल के मुताबिक चलाएगी। दुनियावी मामलात हैं, साइंस के मामलात हैं, सोशल साइंस की हैं, जो भी उसकी पॉलिटिक्स है, wherever ह्यूमन अक्ल ही उसको डिटर्मिन कर सकती है, यू विल हैव टू रन इट ऑन दैट बेसिस। लेकिन जहां पे एक हद के बाद ह्यूमन अक्ल जवाब नहीं दे सकती, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस का, इज देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ, नोबडी नोज, रीजन कैन नॉट गिव यू एन आंसर। But if some people believe that, how can I ask them they're not correct and they should abandon that belief? So even in those areas, you'll have to progress through reason till the time you reach a point where reason can no longer give you the guidance. और वो मामला जो होते हैं फिर इखलाकियात की, जो इंसान की इखलाकियात है, जो कि मेटाफिजिक्स में ही उसके ग्राउंड करती है। And once Western societies lost that, they tried to reconstruct their ethics, their morality on the basis of reason, on the basis of human autonomy. That was the philosophical effort made in the first quarter of the 19th century, and it really hasn't caught up. And even in that effort to build a moral system based upon reason and human autonomy, even that philosopher had to rely upon certain givens, what he called categorical imperatives, that these are things just the way they are, and he could not move even beyond that. Why? There's a famous saying that I'm always amazed, that philosopher all said,
I'm always amazed at the starry heavens above and the moral template that man carries within. He had no answer, although he constructed a brilliant and probably the most elaborate system of human morality based upon reason and autonomy. So उन एरियाज में जहाँ के रीज़न के पास कोई जवाब नहीं है, वहाँ पे आप रेवलेशन की बुनियाद पे कंस्ट्रक्ट कीजिए. So first, by separating reason from revelation, by constructing all the modern sciences, modern technology, institutions based upon reason, जो कि अब डिस्कवर हो चुके हैं, मगरिब में हो चुके हैं और तहजीबों ने अब इस माशरे को आगे बढ़ाया है, आप उस पर कीजिए और रेवलेशन को आप उन एरियाज़ में रखिए जहाँ की इंसान की उसको अब भी ज़रूरत है, इखलाकियात में या स्पिरिचुअल मैटर्स. सलामुन सर, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. मेरा एक छोटा सा सवाल है, मतलब सर आज हम जिस सूरत हाल से मतलब दो चार है और गुज़र रही है, तो इस सूरत हाल से मतलब हमें निकलने के लिए मज़हब पर अमल करके हम निकल सकते हैं, या मतलब मगरिब की कामयाबी के जो राज है प्रोग्रेसिव आइडियाज़ या रैशनल आइडियाज़ रास्ते जो है, या इंसानी बुनियादों पर जो सिस्टम मतलब कायम हुआ है उस पर अमल करने से मतलब हम निकल सकते हैं इस चीज़ों से. और आपने सर मज़हब की बात की, तो मेरे ख़्याल में मगरिब के कलीसा जब उसके दरमियान थी तो उधर फ़िरक़ाबाज़ी और जंगे और ये चीज़ें थी. जब उन्होंने कलीसा साइड पे रखा तो मेरे ख़्याल में वो तरक्की की राह पर गामज़न हुए हैं. सर आप क्या कहेंगे? थैंक यू. देखिए, वही रिफ्रेश करूँगा जो मैंने कहा कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें हमें अक्ल की बुनियाद पर उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना, रीज़न पे, लॉजिक पे, साइंस पे. दूसरे मुल्कों ने जो तरक्की की है उनको इंपोर्ट करना होगा और हमें जो अपने माजी से सीखना होगा. माजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बैन ही आप आज के दौर के अंदर दोबारा से राइज नहीं कर सकते. आप उनको एसेंस को प्रिजर्व करते हुए उनकी जो फॉर्म है उसको आपको मॉडर्नाइज करना. दिस हैज़ बिन द थीसिस ऑल टुगेदर. जो आपने कलीसा की बात की कि वहाँ पे कलीसा जब ख़त्म हुआ तो चलिए आप यू शुड बी मुसलमानों में कलीसा है ही नहीं. सो यू आर लकी एंड शुड बी थैंकफुल कि यहाँ कोई उस तरीके का कैथोलिक चर्च है नहीं, तो कम से कम ये एक मसला है जो आपको हल नहीं करना पड़ा. जी गई हूँ. मेरा बाप की तरफ से हिस्सा आधा आएगा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, बाकी सब जगहों पे रैशनल हो जाना चाहिए. ऐसा ही है, क्योंकि रिलीजन जो है वो तो जाहिर सी बात है मोरालिटी तो वो बता रहा है. तो जब वो मोरालिटी बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं तो ऑलरेडी, मेरी गवाही भी आदि है, तो ये सारे मसले मेरे साथ रहेंगे, लेकिन इसके साथ मैंने रैशनल हो जाना है. बिल्कुल ठीक. देखिए, ये जो आपने स्पेसिफिक मसले उठाए ना, इस तरीके के दर्जनों और सैकड़ों मसले. जी, चांद देखना जैसे एक नहीं, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों मसले जो कि इंडिविजुअल की सतह पे भी हल करने होंगे, जो कि कलेक्टिवली सोसाइटी की सतह पे भी हल करने होंगे, और जो स्टेट की सतह पे भी हल करने. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, and again I pointed out कि one of the reasons we have found it very difficult to learn from the West कि हमें सिर्फ structural issues का सामना नहीं है, हमें metaphysical और theological issues का भी सामना, and they would have to be solved at the level of individual, at the level of society, and at the level of state. It's not going to be easy, but it can be done. सिद्धार्थ साहब, मेरा सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये कि कोई 45 या 47 मुस्लिम ममालिक हैं,
उनमें से कौन सा मुल्क है जो आप समझते हैं इस्लामिक मुल्क जो इस रीज़न और रेवलेशन की सिंथेसिस को लीड कर सकता है और क्यों? देखिए, ये सिंथेसिस उसी मुल्क से आ सकता है जिसके लिए अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। बाकी जो ममालिक हैं मुसलमानों के, उनकी अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी की बेसिस है। Arabs are Arabs, they were Arabs before, they had this language, they had literature, traditions. So with the Persians, ethnically Turks. But we don't have any other basis of unity. So we have to work with this. And it's a happy coincidence. एंड देन, और शायद दुनिया में जो मुसलमान ममालिक है, शायद ही कोई एक मुल्क हो जो कि इतना जिसकी ज़रूरत हो आगे बढ़ने की, अपने आप को मॉडर्नाइज करने की और इंडस्ट्रियलाइज करने की, जितना कि पाकिस्तान। तो अगर उस हवाले से देखिए तो ये शायद हमारी ही मजबूरी है, ऑफ ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, दैट वी ट्राई टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिंथेसिस ऑफ दीज टू वैल्यूज, रीजन एंड रेवलेशन। बाकी जो मुसलमान मुआशरे थे, पर्शियंस थे, अरब्स थे, टर्क्स थे, maybe they have played their role. You know, they theologically they contributed. Persians ने जो अपना heritage था उनका, उसको मुसलमानों को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। टर्क्स ने अपने जो उनकी शुजाअत थी उसकी बुनियाद पे क्रूसेडर्स को शिकस्त दी और उसके बाद दोबारा से उन्होंने एक एम्पायर कायम की। मगरिब के साथ वो टकराते रहे कई सौ साल तक। लेकिन अब जो दुनिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको इल्म के साथ ही आगे बढ़ना। अब फतूहात की बुनियाद पे आप अपने मुल्क को, अपनी तहजीब को आगे नहीं लेके जा सकेंगे, नॉट फिजिकली बट थ्रू बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ नॉलेज। इन पाकिस्तान, you know, given the circumstances, we were separated, we are Punjabi, we are Pathan, we are Pashtun, we are Baloch, but Islam is our common identity. Why should we not use it? देखिए, जिन मुल्कों के पास कोई इतनी आइडेंटिटी की बेसिस नहीं होती, they try to create one. I gave an example of a tiny city state, Singapore. They are Malays, they are Chinese, they are Hindus, and they don't have a common identity. They don't even have a common religion. What do they try? Malaysian identity. One of the things they say, well, our basis of identity is the way we speak English, Singaporean English. Another thing they say, well, we have different, you know, fusion cuisine of all these cultures came together, the fusion cuisine. That's basis of our identity. Compared to that, you have an identity of Islam which has 1,000 years of civilizational glory behind it. Why would you not build upon that? But you have to take it forward. We cannot just rest upon laurels कि जो माजी में हुआ उसी को ही हम इक्तफा करके या उसी के कसीदे गा के हम आगे बढ़ जाएंगे. No. Progress in this new paradigm, it is not inevitable. You have to make a conscious effort and you'll have to take a quantum leap. You have to take the essence of those values, those institutions, those ideas and transform them. बैन ही अब वो इदारे, वो दौर, वो ख्यालात, वो तौर तरीके वो अब वापस नहीं आ सकते. नो. एक खजूर का दरख्त है, you want to preserve it. How can you preserve it? By keeping the same tree? No. By taking a seed, planting another tree, and let another tree grow. This is the way life expands.
This is the way life evolves. And this is how societies evolve. Anything else? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर एंड 13 गुजर गए हैं. इट हैज़ मैंने दो तीन ही अटेंड किए, कुछ एक आध ऑनलाइन सुना है. द कॉन्वर्सेशन डजंट एंड आफ्टर दीज 13 लेक्चर्स. अभी 2 सवाल और होंगे पर गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो रही है. सो इस 13 लेक्चर से पहले भी आप एक गुफ्तगू कर रहे होते थे और मुझे ऐसे लगता है कि इन 13 लेक्चर्स के बाद भी करेंगे. Where, and I'm sorry, this is not related to this lecture as such, but it is more related to the conversation these 13 lectures have, conversations you've had in these 13 lectures. Where does Crescent Front or Foundation would stand? And can these people who've been listening to you in this conversation in the last 13 lectures, can continue this conversation in that? Yes, there is a platform. Crescent Foundation, it's been there for a long time. This conversation can take place, advance, continue on that platform. Physically होती है या आज के दौर में हम मगरिब से सीख के उसके कोई और टेक्नोलॉजी का तरीका इख्तियार करते हैं. I'm not too conversant in technology, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू रहे तो मे बी वी कैन कम टुगेदर. और ये जो जैसे हमारा आपने सवाल उठाए इस तरह के बहुत से सवाल. आई मीन वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दिस. देखिए बाकी तहजीबों के सामने भी ये मसाइल आए हैं. दे हैव सॉल्व्ड इट. व्हाई कैंट वी? लॉन्ग एज वी मेक श्योर कि वी इलॉजिकल बातें ना करें, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, उसके पावर ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो, कि उसका हिस्टोरिकल एविडेंस हो. और बहुत सी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती, इसे कि वेल दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, बट दैट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट. It has never happened before that I'll speak on microphone and it'll be broadcasted all over the world, but it's happened now. So that's not a limitation. कि कभी ऐसा मुआशरा वजूद में आया ही नहीं है तो आ भी नहीं सकता. Well, about 1,000 years ago, if you go back, the least advanced society would be Western Europe. Now we're a dominant power. So this limitation, I really would not accept. Okay, just because it hasn't happened in the past, it cannot happen in the future. 3 things that are necessary for modernization are reason, humanism, and progress. Societies that do not progress, in essence, they are regressing. And particularly when the West is progressing, even if you stand still, or even if you move forward at a slower pace, the gap continues to grow. So we'll continue this conversation on a different platform, on the platform of Crescent Foundation. उसकी कोई physical conversation की सूरत निकलती है या किसी और मीडिया के प्लेटफॉर्म पे निकलती है, we'll have to resolve those issues. Thank you very much. जी. अहमद अजीज सौटक सर, मेरा क्वेश्चन वर्ल्ड आर्डर के मुतालिक है. जो ओल्ड वर्ल्ड आर्डर जो न्यू वर्ल्ड आर्डर में शिफ्ट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड क्या होते हैं? जैसे कि 1980s 90s में हम देखा जाए, जो पावर जो था मॉस्को से वाशिंगटन शिफ्ट हुआ, बाइपोलरिटी यूनिपोलरिटी हो गया. इसके बाद हंटिंगटन और उसके साथ एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और थीसिस लिखती है कि फ्यूचर में वार सिविलाइजेशन के बीच में होगी. क्या न्यू वर्ल्ड आर्डर के लिए मेजर एक्सीडेंट ज़रूरी होते हैं? अगर ज़रूरी होते हैं, आज जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इसके लिए जो न्यू वर्ल्ड आर्डर इस्टेब्लिश के लिए जो रशिया और यूक्रेन वार और जो कोविड है वो रूट बनाएगा या कोई और इंसिडेंट आ सकती है? थैंक यू.
हाजरीन में से कोई जवाब देना चाहेगा इससे? This gentleman is still thinking about the old paradigm. Exactly, he's thinking about Russia. He's thinking about Francis Fukuyama writing about the end of history. Professor Huntington, he was my teacher. Again, all these thinkers, all these political scientists were grounded in the old paradigm. That is why so easily Fukuyama said end of history. End of history in the context of two ideologies, that of capitalism and socialism. And all of that debate belongs to the old order, bipolar order. They were not thinking in terms of different types of civilizations have emerged. West, including China, Japan, they're an industrial civilizational model. They're different in their very nature, on the principles on which they operate, than the other civilization. ना अभी तक उस सिलसिले में कोई, आप कह लीजिए कि कोई ऐसी सोच कहीं से सामने आई है, ना ही कोई ऐसी आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल थ्योरी सामने आई है, ना ही कोई अभी जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो उन तरीक़े के उन मसाइल का हल करने की तरफ कोई उनका ध्यान है. बस हमने यहाँ बात की कि within maybe 30 years, a quarter of the population will live in Africa, and many of them will be very poor. वहाँ पे जो environment है, they'll come under severe pressure. अब 1/4 आबादी आपकी एक कॉन्टिनेंट में है, it is so poor. Already there are more failed states in Africa than any parts of the world. How would that affect the human order? Is there any debate anywhere about that? No. Early signs us trouble ke already there in terms of pressure from these people, from these countries to immigrate to Europe and America. हमें ये नज़र आता है कि वो बोट्स में पूरा अफ्रीका ट्रैवल करते हैं, नॉर्थ अफ्रीका तक जाते हैं, वहाँ से बोट्स लेके यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं. These are the early signs of the trouble that is brewing. But there is no international agency to really look into that coming crisis, which is not rooted in bipolarity, which is not rooted in capitalism versus communism. That is one of the signs of the new multi-civilization world order. तो अभी इदारे उस तरीके से उस चैलेंज को, उस थ्रेट को ना उन्होंने परसीव किया है, ना ही उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया है, और ना ही उसके अभी तक वो उस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसका जवाब तलाश कर. सर आप ही को एक और सवाल पूछना पड़ेगा. आपने पढ़ लिया. अच्छा सर, जहाँ पे आज वेस्ट पहुँचा है पिछले, सर जहाँ पे वेस्ट आज पहुँचा है 300 या 400 साल की एफर्ट के बाद, उसमें उनके रिलीजन और रेवोल्यूशन का कितना रोल है? देखिए, वेस्ट का जो ये सफ़र शुरू हुआ है, ये रीज़न को दोबारा से रिवाइव करने से शुरू. It did not begin with Luther. The gentleman who asked the question now left. He was under the same, pretext. Ke Luther came, he reformed the church, Protestant movement शुरू हुई, और religion पीछे चला गया, और उसकी वजह से नया वर्ल्ड ऑर्डर या नई तहजीब मगरिब में जन्म ली.
Luther was against reason. Luther used to say, reason is a whore, the worst enemy that faith can ever have. But we have this misconception कि लूथर आएगा और मुसलमानों को रिफॉर्म करेगा, मज़हब को रिफॉर्म करेगा, फिर हम आगे तरक्की करेंगे. No. The process in the West started with the introduction of reason and separating those spheres where reason was necessary and sufficient from those areas where reason was necessary but not sufficient. Once you make that distinction, तो फिर आप ह्यूमन रीजन को, ह्यूमन लॉजिक को, फिर और उसके बाद ह्यूमन ऑटोनॉमी को, फिर ये आप आज़ादी देते हैं कि वो अपने मसाइल को खुद से हल करे, अपनी अक्ल के मुताबिक, तजर्बात के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक. तो दिस separation of reason and revelation in two spheres where reason is necessary and sufficient. In the other, where reason is necessary, even to read the scriptures, what do you need? You need reason. To argue with even your religious scholars, what do you need? You need logic. But at certain point, it is necessary but not sufficient. So this is the first distinction that you'll have to make. You'll have to rationalize your thought processes, your systems, your institutions, your way of life altogether. And once you have inculcated that, then you'll be able to harness the power of knowledge, create technology, and on the basis of that, increase production. That'll be the second step. Thank you. बस मैं काफ़ी बातें होगी मेरे ख्याल में, जो आपका मैसेज तब कन्वे हो गया. जो भी थॉट प्रोसेस कोई एग्री करे वो अपनी जगह पे ठीक है. अच्छा, एक जो कमेंट खातून का वो ये था कि लड़की का कि वो एक जो भी ये जो सिंथेसिस है रिवोल्यूशन का और जो रीज़न का, ये ऑल ऑफ इट अप, मतलब बाज़ औक़ात ये भी नहीं होता कि ये आप कॉन्शियस करते हैं, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी, मिसाल के तौर पे इस्लामिक रिलीजन में सूद जो है ना क्लियर कट हराम है, क्लियर कट, उसमें देयर इज़ नो रीज़न, मतलब कि उसमें, लेकिन इट ऑल प्रिवेल इन ऑल इस्लामिक सोसाइटी कि ये बैंकिंग सिस्टम में प्रिवेल करता है और हम उसको आराम से ले लेते हैं. एक एक्सेप्टेड फॉर्म है क्योंकि आपकी कंपल्शन इस तरह की. इसी तरीके से एक वक्त था जब ट्रांसलेशन हुई है पर्शियन में तो एक बहुत बड़ा रोला पड़ गया था. इसी तरीके से जब लाउड स्पीकर में अजान हुई है तो बहुत बड़ा रोला पड़ गया था. अब हम यहाँ बैठ के यहाँ पे हमारा पड़ा होता है और ये एक्सेप्ट हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ वक्त के साथ, और ये जो चीज़ें हैं ना कि आधी गवाही और आधा हिस्सा, ये हमें इतना बड़ा स्टेप नज़र आता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद इतना ऑब्वियस होगा कि नहीं, दिस दे आर इक्वल. तो मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये हो सकता है. That is quite possible. बिल्कुल सही. I think a clap goes for this gentleman as well. Thank you. मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी बीच में. आपने कहा कि क्योंकि हम रिलीजन को साथ लेकर चलेंगे, इंडिया में जो हमसे पार्टीशन के बाद अब वहाँ पे काफ़ी काम भी हो गया. उन्होंने मुस्लिम लॉ ऑर्डर अलग से बनाया हुआ था उनका. अब दे आर गोइंग फॉर यूनिफॉर्म लॉ, जिसके ऊपर मुसलमान काफ़ी शोर मचा रहे हैं. अभी कुछ दिनों में हमारे मीडिया पे भी काफ़ी सुनाई देगा, वहाँ पे काफ़ी डिबेट हो रही है. तो एक सेकुलर सोसाइटी जहाँ पे उनको लगा कि वहाँ पे एक मुस्लिम लॉ जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अगर वो उसको यूनिफॉर्म लॉ में लेकर आना चाह रहे हैं और हम कुछ और तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? देखिए जी, हिंदू क्या कर रहे हैं अपने मुल्क में, दैट इज नॉट माय प्राइमरी कंसर्न. वहाँ पे
पीपल आस्क आरएसएस या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आ गई, वो उनको इलेक्शन मिला, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मैं कहा, आई हैवंट ब्रॉट देम टू पावर, इट इज देयर चॉइस, बट वेयर दे ट्रैम्पल द राइट्स ऑफ अदर पीपल, yes, there is a problem. If Muslims want to live by their law, by their family law in India, they should be allowed to do that. At one hand, they preach secularism, and on the other hand, they prosecute Muslims because Muslims have a different, family law. This is not the way, at least in my opinion, to catch up with the West. Not through oppression, but through promotion of reason. To both the parties, to all the parties, that adjudicate your difference based upon reason. Any ideology that suppresses reason, that suppresses the cultural values of minorities or those who belong to, different faith, is not going to succeed. So they're debating. They're not right now implementing. They are just debating about it with Muslims. They're convincing them on the reason basis, not on just to implement those things. They're just debating about it, and for the last 5-6 years, they're not implementing those things right now, but they are debating, which is a very good thing, I guess. I don't like our RSS or BJP, any rightist political party in all over the world. But besides that, they are debating. I'm just asking this thing. Look, this series has not been about West versus Islam. And this has not been about India versus Pakistan. Since we are attuned to think in these two categories, all the discussions, all the debates, all the questions, comments, ultimately veer towards these two topics: West versus Islam and India versus Pakistan. No. This is multi-civilizational world order. We talked about Africa, we talked about Latin America, China, West. And where do we fit in? So let's stick in that term. West created a different type of civilization, an industrial civilization. All the societies had you adjust to it, at least for the last 500 years, and consciously during the last 300 years. Some have succeeded, some have failed. Those who have succeeded, we looked at the examples of those. We found that it is possible to do that. It is possible to keep the essence of your values, your cultures, not the form, and move forward. And we can do that as well. Yes, we have more problems than other civilizations, but that's okay. We also have a much richer cultural heritage. हर तहजीब का जो हेरिटेज होता है वो बहुत रिच होता है, पर्टिकुलरली मुसलमानों का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत रिच है. बिसाइड ग्रीक्स वी द ओनली सिविलाइजेशन कि जिसने मिडिल एजेस में ड्यूरिंग जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं, साइंस में भी काम किया, तिब में भी काम किया, मैथमेटिक्स में भी काम किया, ऑप्टिक्स में भी काम किया, फल्कियात में भी काम किया. नो अदर culture has that tradition. We have it. We have a tradition of self-governance as well. हमारे पास एक जो 1000 years तक we were the dominant power, उसके हमारे पास जो है ना एक pride भी है. And these are the things that you can build upon. तो हर तहजीब के जो हेरिटेज होता है, कितनी बड़ी तहजीब होती है, उसके अंदर बहुत से ख्यालात होते हैं, हर तरीके के ख्यालात होते हैं. अब किस तरीके से उनको वक्त के मुताबिक आप उनको रिमोल्ड करते हैं, आगे लेके चलते हैं, उसके लिए
You'll have to have courage, you'll have to have faith, you'll have to have the confidence to move forward. It is possible. It's not impossible. और देखिए बहुत सी आपने जिक्र किया यहाँ, आप मोहतरम जिक्र किया सर सैयद का, ये जो प्रॉब्लम है इस हद तक रीज़न का, और बाकी तहजीबों में अगर वहाँ रेवलेशन नहीं है तो वहाँ ट्रेडिशन थी. So their reason came into conflict with the traditions of those civilizations. And they had to make adjustment. But not only that, we have to, change some of our traditions as well. Our structures as well. हमारे जो social structures हैं, हमारे जो institutional forms हैं, सियासत की, मईशत की institutional forms को बदलना होगा. तो सिर्फ ये कि हमें वो तब्दीलियाँ लेके नहीं आनी पड़ेंगी जो कि बाकी तहजीबों में सिर्फ उनको मसला था अपनी ट्रेडिशन से. लेकिन ये जो मसला है पर्टिकुलरली जो रीज़न का इस हद तक डोमिनेंस है, ये इससे पहले कभी इंसानियत ने फेस ही नहीं किया. बिफोर दिस all the civilizations that existed before the advent of the modern industrial West, Toynbee lists about 19 to let's say 24 civilizations. In all those civilizations, their productive base was agriculture. It did not require theoretical knowledge. It did not require discovery of law of chromosomes or what is the chemical procedure through which chloroform works or photosynthesis happens. So all the civilization, उनकी जो productive base थी वो agriculture था. और जो reason का वहाँ पे रोल था वो उनके जो social systems हैं उनमें था, laws में था, warfare में था, and so on and so forth. This is the first civilization कि जहाँ production systems की भी बुनियाद reason पे है और reason से निकलने वाली जो उसकी subsidiary branch है science पे. So this problem was never faced by any civilization. Even, this problem itself is unique. It's sui generis. And it was faced by other civilizations. They had it easier. It is faced by us and a little more difficult for us, but not impossible. आपने मुस्लिम्स को उनके रिस्पांस को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया और जिसमें तीसरा था वो आपने ये बताया कि वो इसको कंबाइन कर लेंगे, यानी कि रैशनलिज्म प्लस रेवोल्यूशन इन दोनों को साथ लेके चलें. तो कोई ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जो सिर्फ रैशनलिज्म की तरफ चले और रिलीजन को जस्ट जूते की नोक पे रख के साइड पे कर दे? देखिए, मैंने जो 3 रिस्पांस जो ट्रेडिशनल जिनका जिक्र किया उनमें एक था जो कि कहते हैं कि लेट्स गो बैक टू द पास्ट. सेकंड वाज जो कहते हैं कि जब ये मसाइल दूसरे तहजीबों को आए तो उन तहजीबों ने भी कोशिश की, वहाँ पे नज़रियात सामने आए, आइडियोलॉजी सामने आई, रेवोल्यूशंस भी आए वहाँ पे, वो उनको अपना मशअल राह बनाते, प्रोग्रेसिव कह लीजिए. एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क at least in the civilization of Islam, because we have a different affiliation with our religion than all those societies. The third response, which I said is that of resignation. Some of us have resigned. वो हम ये समझते हैं कि अब मुसलमानों को दोबारा से अरूज आ ही नहीं सकता, और वो ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि हम मुसलमान खुद से तरक्की के लिए कोशिश करें, अरूज के लिए, कामयाबी के लिए कोशिश करें. उसके बजाय उनको ये करना चाहिए कि अपने मज़हब का पैगाम उन अक़वाम तक ले जाएं जो कि ऑलरेडी कामयाब हैं, गोया कि हम अपने मज़हब का पैगाम मगरिब की तरफ ले जाएं. This is the third response. And you
put all these three responses through the test of universal applicability, logical consistency, and historical evidence. If they pass, well, let's follow that. If they don't pass, we'll have to look for something new. You have to review it. Thank you.